जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में और दोस्तों यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। आप मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टेट या हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपके लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिकी कोर्स लॉन्च किया गया है। विस्तृत अध्ययन जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और लाइव क्लासेस सारी चीज, डाउट सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है, तो जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों आज हम डाउट से जो क्लियर की क्लास लेकर आते हैं, इसी प्रकार से आज हमारी ये 6वीं क्लास है। इसको हम देखते हैं। आपसे पूछा जाता है ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है। अब दोस्तों ये डाउट्स नंबर 1, यहां पर आपकी दो चीजें मिलती हैं, एक तो कल्लोल कवि और दूसरा कौशल लाभ। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे जब पूछा जाता है तो एक ही आता है, या तो कौशल लाभ विकल्प में देगा या कल्लोल कवि देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सबसे पहले जो मूल रचना थी ढोला मारूरा दोहा वो कल्लोल कवि की थी, लेकिन दोस्तों बाद में कौशल लाभ ने इसमें और भी दोस्तों छंद जोड़े, है ना, कुछ पद और जोड़ दिए इस ढोला मारूरा दोहा में, तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौशल लाभ को माना जाने लगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन को उत्तर कैसे लगाना? विकल्प अनुसार, क्योंकि ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि भी सही है और कौशल लाभ भी सही है। विकल्प अनुसार अपन को उत्तर कल्लोल कवि और कौशल लाभ लगाना, दोनों एक साथ विकल्प में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहां पर कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों कंफ्यूजन यहां से होता है भयंकर, है ना। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा कलम का जादूगर तो आपको याद रख लेना राम वृक्ष बेनीपुरी, ऐसे याद कर लेना, बोले वृक्ष की कलम का जादू, वृक्ष की कलम का जादू, वृक्ष की कलम का जादू, तो कलम का जादूगर अगर आए तो राम वृक्ष बेनीपुरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कलम का जादूगर तो राम वृक्ष बेनीपुरी, कलम का सिपाही तो लगाना प्रेमचंद, कलम का मजदूर किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद, भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहा जाता है, और दोस्तों शब्दों का जादूगर कमलेश्वर, शब्दों का जादूगर कमलेश्वर, और बिंब का जादूगर कहा जाता है केदारनाथ सिंह को। तो डाउट्स क्लियर, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी, कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। ये जीवनी अलग है दोस्तों, एक कलम का सिपाही जीवनी लिखी थी किसने? अमृत राय ने। कलम का मजदूर जीवनी लिखी थी किसने? मदन गोपाल ने। लेकिन अगर कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाए कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तो आप बताओगे प्रेमचंद को। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद को। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता तो शिव पूजन सहाय, शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता तो कमलेश्वर, बिंब का जादूगर केदारनाथ सिंह। ठीक है, तो इनको दोस्तों अपन को पढ़ना है, इनको याद करना है। ठीक है, और कलम का जादूगर पूछा गया था तो उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ लिया जाए आपको तैयार रहना है। ठीक है, अगला डाउट्स दोस्तों अपना है कवि सम्राट किसे कहा जाता है। दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कौन कौन से? एक तो आपसे पूछा जाता है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कवि सम्राट किसे कहा जाता। तो दोनों में डाउट्स होता है कभी कभी। तो उपन्यास सम्राट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना है प्रेमचंद, और अगर कवि सम्राट आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना हरिऔध। हरिऔध ने दोस्तों नागरिक प्रचारिणी सभा में निःशुल्क सेवाएं दी थी, इसलिए
वहां से इनको कवि सम्राट की उपाधि मिली थी। तो कवि सम्राट हरिऔध और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। बोले हरि चाहें तो कवि को सम्राट बना दें, हरि चाहें तो कवि को सम्राट बना दें, तो हरि से हरिऔध और कवि सम्राट हरिऔध, है ना, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। डाउट्स क्लियर? अगला देखो, यहां पर आते हैं छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। यहां भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। कैसे? सबसे पहले तो क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है। कुछ लोगों की मन में धारणा है उत्तर मुकुटधर पांडे। यहां पर मुकुटधर पांडे नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका 100% उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका 100% उत्तर होगा पंत को। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता, तब आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ईला चंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका उत्तर भी होगा क्या? जयशंकर प्रसाद। तो यहां पर 4 विकल्प, 4 प्रश्न आपके बन जाते। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? मुकुटधर पांडे। नंदुलारी वाजपेयी ने किसे माना? पंत को। ईलाचंद जोशी ने किसे माना? जयशंकर प्रसाद को। और नॉर्मल अगर पूछा जाता है तो जयशंकर प्रसाद। डाउट्स क्लियर? बहुत बढ़िया, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। यहां पर देखो, राग गोविंद किसकी रचना है, या राग गोविंद की रचनाकार कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है। तो आप दोस्तों कंफ्यूज होते किसमें? एक रचना है गीत गोविंद, और एक रचना है राग गोविंद, और एक रचना है गीत गोविंद की टीका, है ना। तो इसको आप देखो, समझो। राग गोविंद, बोले राग किया गोविंद से किसने? राग किया गोविंद से किसने? मीराबाई ने। तो राग गोविंद की रचनाकार मीराबाई होंगे कि जयदेव? बोले सर नहीं, राग तो मीराबाई ने किया गोविंद से, इसलिए राग गोविंद मीराबाई, है ना। बोले गीत गोविंद के गाए किसने? जयदेव ने, है ना। गीत गोविंद के गाए जयदेव ने, तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई। ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन और, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, तो गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? तो ये गीत गोविंद की टीका मीराबाई की है। गीत गोविंद की टीका मीराबाई, गीत गोविंद जयदेव, और राग किया गोविंद से मीराबाई ने, तो मीराबाई। क्लियर डाउट्स? लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अब दोस्तों यहां क्या डाउट्स होता है वो देखो। सबसे पहले तो यहां एक तो होता है संस्थापक और संपादक। संपादक में, इस संस्थापक और संपादक में डाउट्स होता आपके अंदर कि आपने पढ़ा था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक आपने अधिकांश महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा, लेकिन आज ये डाउट्स आपका क्लियर होने वाला है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या? चिंतामणि घोष। संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो चिंतामणि घोष। अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो प्रथम संपादक में आपका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ये प्रथम संपादक थे। क्या थे? संपादक। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे, अगर ये ऑप्शन में आपके नहीं आ रहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका दिया है, तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाओगे। ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने, तो कब बने? 1903 में ये बने थे, है ना। प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे? तो चिंतामणि घोष। एक और क्वेश्चन, सबसे पहले सरस्वती पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? तो सबसे पहले दोस्तों एक काशी से प्रकाशित हुई थी। याद रख लेना, आपके ऑप्शन में प्रयाग आएगा, है ना, लेकिन ये सबसे पहले काशी में और फिर उसके बाद प्रयाग से। ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना। तो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष। डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर, है ना। अब दोस्तों यहां पर आप बात करते हैं कि प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। डाउट्स नंबर 2, यहां पर कैसे? एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। दोनों में डाउट्स, छई रोमांस और प्रेम और रोमांस।
ठीक है, तो इसको याद रख लेना दोस्तों कि प्रेम और रोमांस, प्रेम की बात आई तो बोले हमारे अंचल में भी प्रेम किया जाता है, अंचल में, है ना। और छई रोमांस का कवि कौन है, तो छई रोमांस का कवि कौन है, बच्चन। बोले बच्चन क्या करते हैं, बच्चन से बच्चे, बच्चे क्या करते, बोले छई रोमांस करते, छई रोमांस कौन करते, बच्चन। तो बच्चन से छई रोमांस के कवि कहलाते हैं, इन्हें कहा जाता है। और प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल को, है ना। इन्हें प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है, याद रख लेना। डाउट्स नंबर 2 आपके यहां पर क्लियर हो जाता है ना। प्रेम और रोमांस का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल और छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। ओके, लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक ये सीरीज को जरूर दोस्तों शेयर करें। डाउट्स वाली सीरीज, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, बताइए। 4 विकल्प हैं, अगर आपसे उत्तर बन रहा है तो आपको जरूर बताना है। यहां से 2 क्वेश्चन आते दोस्तों, एक तो आता है एडिशन, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, और एक आता है हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो आपको कैसे याद रखना, हिंदी का स्टील, बोले सर हम स्टील के क्या लगवाएंगे, बाल लगवाएंगे, अपने जो बाल होते हैं ना, बाल स्टील के लगवाएंगे, काहे के, स्टील के। तो अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि हिंदी के स्टील किसे कहा जाता, तो स्टील से आपको याद आ जाएगा कि हम स्टील के बाल लगवाएंगे, तो बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। हिंदी का माउंटेन भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट को, ठीक है। अब फिर आएगा आपका हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो एडिशन कहा जाता है किसे, प्रताप नारायण मिश्र को। यहां पर आया सन, और सन का बोले सर बहुत प्रताप होता है, एक सन माने सूर्य, एक सन माने पुत्र, दोनों ही का प्रताप होता है, सूर्य का भी होता है और पुत्र का भी बहुत प्रताप होता है ना। तो एडिशन किसे कहा जाता, प्रताप नारायण मिश्र को, और स्टील किसे कहा जाता, बालकृष्ण भट्ट को। भूलना नहीं है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भारतेंदु प्रगेंदु, भारतेंदु प्रगेंदु किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपके लिए। अब यहां पर डाउट्स कैसा बनता है, यहां पर दोस्तों भारतेंदु आ जाता है, भारतेंदु, तो लोग क्या लगा देते हैं, भारतेंदु लगा देते हैं, आओ देखा ना ताओ, और लगा दिया भारतेंदु, नहीं लगाना। भारतेंदु प्रगेंदु कहा जाता है दोस्तों नाथूराम शर्मा शंकर को, है ना। ये डाउट्स आपको दूर करना है, भारतेंदु प्रगेंदु कहा जाता है किसे, नाथूराम शर्मा शंकर को। ये कुछ लोग लगा देते हैं भारतेंदु, जिन्होंने नहीं पढ़ा, अब आपने पढ़ दिया तो लगाना नहीं है। भारतेंदु प्रगेंदु की जो उपाधि है वो नाथूराम शर्मा शंकर की है ना। अगला डाउट्स देख लेते हैं, अगला डाउट है दोस्तों 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे कहा जाता है, 20वीं सदी का बाणभट्ट। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी से बनेगा, 20वीं सदी का बाणभट्ट किसे कहा जाता है, तो आपको पता है दोस्तों वो किसे कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। नॉर्मल क्वेश्चन रखा गया आपके लिए, ठीक है। तो 20वीं सदी का बाणभट्ट आपसे पूछा जाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको पता है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, है ना, हिंदी साहित्य की भूमिका, इन्होंने ये 3 बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे। कबीर नामक दोस्तों इन्होंने ग्रंथ भी लिखा, एक रचना की इन्होंने कबीर नामक, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है और इसी प्रकार से बने रहना डाउट्स वाली क्लास में। तो श्रृंगार काल किसने कहा, अब यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते दोस्तों, कंफ्यूज होते लोग कि श्रृंगार काल मिश्र बंधु ने कहा या दोस्तों विश्वनाथ ने कहा, है ना, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा। यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, ये विश्वनाथ, ठीक है। तो आपका यहां पर दोस्तों याद रख लेना है कि रीति काल को जो श्रृंगार काल कहा वो किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद ने। यानी कि ये नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं, विश्व के लोग करते हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद क्या बोलेंगे, रीति काल को श्रृंगार काल कहेंगे, है ना। फिर आपसे एक क्वेश्चन और आता है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो यहां पर डाउट्स आपका रहता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, और दोस्तों श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद ने, ठीक है। तो डाउट्स आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज होते, क्योंकि आपको पता है रीति काल का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, चिंतामणि को। श्याम सुंदर दास ने किसे माना, केशव दास को। डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना, केशव दास को, है ना। और कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो कौन होंगे, कृपाराम, ठीक है। तो आपसे देखो कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा रीति काल का प्रवर्तक
किसे माना जाता, तो आपको उत्तर लगा देना केशवदास। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर नगिन ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, उत्तर लगा देना केशवदास। फिर आपसे पूछा जाएगा श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, तो उत्तर लगा देना केशवदास। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, चिंतामणि। आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, चिंतामणि सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कौन दोस्तों, कृपाराम। कृपाराम। ठीक है, तो यहां पर आपके 3-4 प्रश्न रहते हैं जिसमें आप हमेशा दोस्तों क्या कंफ्यूज होते रहते हैं। क्लियर डाउट्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। प्रथम जो बड़ा महाकाव्य है वो बड़ा महाकाव्य दोस्तों पद्मावत। आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, उत्तर होता है पृथ्वीराज रासो। लेकिन आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, तो पद्मावत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो पद्मावत, है ना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास, है ना। ये भी आपको याद रख लेना। तो यहां से याद रख लेना दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, रचनाकार चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य पद्मावत, रचनाकार जायसी, है ना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, रचनाकार हरिऔध। हरिऔध। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना। यहां से आपके जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाती है, क्लियर। ये डाउट्स वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अनित्य किसकी रचना है, अनित्य रचना बताना है दोस्तों। तो यहां पर आपको बताना है कि अनित्य के रचनाकार कौन है। तो यहां पर दो लोगों की रचना है दोस्तों अनित्य, है ना। तो एक तो बदी उज्जमा की और एक मृदुला गर्ग की। तो यहां पर आपको याद रख लेना कि जो बदी उज्जमा है इनकी अनित्य क्या है, कहानी। इनकी अनित्य क्या है, कहानी। जबकि मृदुला गर्ग का ये क्या है, उपन्यास है। तो अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि अनित्य किसकी रचना है, तो दो में से आपको कोई एक विकल्प मिलेगा। आपसे पूछा जाए अनित्य कहानी के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बदी उज्जमा। अनित्य अनित्य उपन्यास की रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। बदी उज्जमा की अनित्य कहानी है, मृदुला गर्ग की अनित्य ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पीली आंधी उपन्यास किसका है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है पीली आंधी उपन्यास, तो मैंने कई बार आपको बताया, बोले सर जब सरसों फूलता है खेतों में, खेतन में जब सरसों फूलता है तो ऐसा लगता है मानो पीली आंधी आ गई हो। कहां पे, खेतन में। खेतन में तो खेतान, पीली आंधी कहां आती, बोले सर खेतन में। तो ये पीली आंधी उपन्यास किसका होगा, खेतन का, प्रभा खेतान का। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, काली आंधी। काली आंधी ये किसका उपन्यास है, तो काली आंधी कमलेश्वर। का से काली और का से कमलेश्वर। याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। पीली आंधी और काली आंधी, पीली आंधी कहां आएगी, खेतन में तो खेतान, और काली आंधी का से काली आंधी, का से कमलेश्वर। ठीक है, तो काली आंधी उपन्यास किसका है, कमलेश्वर को। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों आपके डाउट्स वाले प्रश्न। ऐसे अनेकों वीडियो आएंगे। इसकी रचना है, 4 विकल्प है, महादेवी वर्मा की, दिनकर, प्रतिभा अग्रवाल या फिर अलका सरावगी। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो कई लोग कंफ्यूज होते, कैसे कंफ्यूज होते हैं। डाउट्स नंबर 1, रश्मि और रश्मि रथी, है ना। तो रश्मि तो यहां पूछा गया, तो यहां तो उत्तर आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। लेकिन यहां पर रश्मि रथी पूछा जाता तो उत्तर दिनकर होता। याद रख लेना, कई लोग कंफ्यूज होते रश्मि और रश्मि रथी में। तो रश्मि महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये महादेवी वर्मा जी की बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना बौद्ध धर्म से प्रभावित है, तो ये रश्मि रचना है महादेवी जी की। ठीक है, बाकी रश्मि रथी किसकी रचना है, दिनकर की। डाउट्स नंबर 1 क्लियर है ना। अब बात करते हैं दोस्तों डाउट्स नंबर 2 की, पिता कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों ये 3 लेखकों के द्वारा एक कहानी लिखी गई, जिनमें देखें अपन ज्ञान रंजन की भी पिता कहानी है, महीप सिंह की भी पिता कहानी है, और धीरेन्द्र अस्थाना की भी दोस्तों पिता कहानी है। तो आपको याद रख लेना, बोले पिता ज्ञान देते हैं तो ज्ञान रंजन, है ना। महीप रहते या समीप रहते हैं, ऐसे कर लेना, महीप या समीप रहते हैं पिता, तो महीप सिंह की भी दोस्तों क्या है ना,
ये पिता कहानी है। धीरेन्द्र अस्थाना, और दोस्तों धीरे धीरे पिता हमारा क्या करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, है ना, हमारा पालन पोषण करते हैं। तो धीरेन्द्र अस्थाना की भी पिता कहानी, तीनों की है, कंफ्यूज नहीं होना कभी, कहानी है और है ना। ज्ञान रंजन जी की पिता कहानी, महीप सिंह की पिता कहानी है, और धीरेन्द्र अस्थाना की भी पिता कहानी है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा पिता कहानी के लेखक कौन है, तो इन तीन में से एक विकल्प आपके सामने आएगा, उसमें उत्तर आपको टिक करना होगा। ठीक है, डाउट्स नंबर 2 आपका क्लियर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वसीयत नाटक के लेखक कौन है? वसीयत नाटक, अब यहां भी दोस्तों डाउट्स आपके लिए होता है, क्योंकि ये जो वसीयत नाटक है, ये वसीयत नाटक दो लेखकों का है, एक तो भगवती चरण वर्मा और दूसरे नाग बोडस। ठीक है, तो आपसे जब पूछा जाएगा कि वसीयत नाटक के लेखक कौन है, तो या तो भगवती चरण वर्मा आपके ऑप्शन में होगा या फिर नाग बोडस आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। आपको याद रख लेना कि वसीयत नाटक के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा और नाग बोडस। बोले नाग की वसीयत भगवती को सौंप दी, नाग की वसीयत किसको सौंप दी? भगवती को। तो नाग बोडस और भगवती चरण वर्मा दोनों का नाटक है वसीयत। ठीक है, तो डाउट्स नंबर 3 क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो अपना डाउट्स है, तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है अंधों का हाथी और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तीसरा हाथी, दोनों में कंफ्यूजन होता है, तीसरा हाथी और अंधों का हाथी। ठीक है, तो यहां से याद रख लेना तीसरा हाथी ये दोस्तों किसका है? रमेश बख्शी का, ये रमेश बख्शी का नाटक है, जबकि अंधों का हाथी जो नाटक है वो शरद जोशी का है। अब याद रख लेना, बोले अंधों का हाथी जोश में आ गया, अंधों का हाथी काय में आ गया? जोश में आ गया, है ना। और तीसरा हाथी है, बोले रमेश बख्शी का ये तीसरा हाथी है ना। एक हाथी, दो हाथी, तीसरा हाथी, तो रमेश बख्शी का तीसरा हाथी है। ठीक है, शरद जोशी अंधों का हाथी। ठीक है, तो क्लियर। डाउट्स नंबर आपसे पूछा जाएगा तीसरा हाथी के रचनाकार कौन है, तो आप उत्तर लगा देना रमेश बख्शी। आपसे पूछा जाएगा अंधों का हाथी की रचनाकार कौन है, तो आप उत्तर लगाना शरद जोशी। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों, और एक और है दोस्तों पागल हाथी। पागल हाथी एक लघु कथा है प्रेमचंद जी की, पागल हाथी। ठीक है, तो पागल हाथी को भी आपको याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, डाउट्स नंबर 5, अभिमान मेरू किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया। अब दोस्तों यहां पर एक तो मेरू आ गया, मेरू, तो बहुत सारे लोग क्या लगा देते हैं? मेरू तुंग लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। अभिमान मेरू, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरू कहा था, है ना। पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा था? अभिमान मेरू कहा था। तो अभिमान मेरू कहा जाता है पुष्पदंत को, है ना। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को, याद रख लेना। इनकी एक रचना आपने पढ़ी होगी दोस्तों, महापुराण। महापुराण दोस्तों जिसमें 63 सलाका पुरुषों का वर्णन किया गया है, तो पुष्पदंत को अभिमान मेरू कहा जाता है, ना कि मेरू तुंग को। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ मेरू आया तो बहुत सारे, लगभग मान के चलो कि 50% लोग तो मेरू तुंग लगा कर आते, जिनको नहीं पता होता। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों यहां पर देखो कितने डाउट्स होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है भक्तमाल की रचनाकार कौन है, फिर पूछा जाता है उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है, फिर पूछा जाता है भक्तमाल के टीकाकार कौन है, फिर पूछा जाता है नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है। चारों रचनाओं में आप कंफ्यूज होते हो, लेकिन याद रख लेना ये उत्तरार्ध भक्तमाल की जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हैं, है ना। याद रख लेना, बोले भारत में भक्तों के उत्तर देते हैं भगवान, भक्तों के उत्तर, है ना, तो भारतेंदु हो जाएगा। अगर भक्तमाल अकेला आपसे पूछा जाए तो नाभादास सही हो जाएगा। ठीक है, भक्तमाल के टीकाकार कौन है, तो उत्तर हो जाएगा क्या? प्रियादास। और आपसे पूछा जाए कि नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है, नव भक्तमाल के, तो आप राधा चरण गोस्वामी लगा देना। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी। तो आपके 4 प्रश्न यहां से बनते हैं। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास, उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार भारतेंदु, है ना। फिर आपसे पूछा जाता है भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास, नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है, तो राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, डाउट्स नंबर 1 क्लियर। दूसरी बात करते महापात्र किसे कहा जाता है, तो महापात्र आपको बताना है दोस्तों निराला, नरहरि बंदीजन, रहीम या फिर विद्यापति में से। तो यहां पर जो डाउट्स नंबर आपका 2 है, क्या डाउट्स होता है, जिनने नहीं पढ़ा वो महापात्र को सीधे सीधे लगा के आते हैं क्या? निराला। लेकिन आपको पता है
कि निराला को महापात्र नहीं महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण निराला को, जबकि महापात्र कहा जाता है नर हरि बंदीजन। बोले हम हरि के, नर जो हैं वो हरि के महापात्र हैं, याद रख लेना। नर हरि बंदीजन इन्हें महापात्र कहा जाता है और निराला को कहा जाता है महाप्राण। बोले हमारा महाप्राण निराला है, हमारा महाप्राण निराला है। इस प्रकार से तो डाउट्स नंबर 2 क्लियर। बात करें 3 की, उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, आपसे पूछा जाएगा उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। तो ये तो सबको पता है कि सर ये जो कहानी है ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है और इस कहानी के जो लेखक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, इनकी 3 प्रसिद्ध कहानियां मानी जाती हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। जबकि दोस्तों उसने नहीं कहा था कि रचनाकार कौन है, शैलेश मटियानी। कभी कभी आपसे पूछा जाए उसने नहीं कहा था कि रचनाकार कौन है, तो आप कहोगे यार कि ये वो ही पूछा होगा, उसने कहा था लेकिन ये गड़बड़ हो गया होगा, परीक्षक ने, प्रिंट करने वाले ने नहीं लिख दिया, अपन तो उत्तर सही लगाएं, है ना। तो ये उसने नहीं कहा था, ये दोस्तों रचना शैलेश मटियानी की, और तुमने कहा था एक रचना नागार्जुन की। तो 3 डाउट्स वाले क्वेश्चन, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी, तुमने कहा था नागार्जुन। ठीक है, क्लियर। चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और डाउट्स में बहुत सारे लोग दोस्तों क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आदिकाल को चारण काल दोस्तों 2 विद्वानों ने कहा है, एक तो रामकुमार वर्मा ने और दूसरा गिरियर्सन ने। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना, विकल्प में एक ही आएगा, या तो रामकुमार वर्मा आपसे दिया जाएगा या फिर गिरियर्सन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा ने भी कहा है और गिरियर्सन ने भी कहा है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों, चरणों में गिरे, बोले राम के चरणों में गिरे, तो राम से रामकुमार वर्मा और गिरे से गिरियर्सन, दोनों ने कहा है चारण काल, आदिकाल को। ठीक है, डाउट्स नंबर 5, जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक है। स्वर्ण युग और स्वर्ण काल, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो स्वर्ण युग किसने कहा और स्वर्ण काल किसने कहा, तो यहां याद रख लेना दोस्तों, ये मैंने आपको सुधार के दिया है कि स्वर्ण युग जो कहा है वो कहा है श्याम सुंदर दास ने, और स्वर्ण काल जो कहा है वो स्वर्ण काल कहा है किसने, गिरियर्सन ने। इसको आपको याद रख लेना है। बोले स्वर्ण के काल में गिरे, स्वर्ण के काल में गिरे, ऐसे याद रख लेना आपको। स्वर्ण के काल में गिरे तो गिरे से बनेगा गिरियर्सन स्वर्ण काल, और श्याम सुंदर स्वर्ण युग, है ना। बोले श्याम सुंदर का जो युग था वो श्याम सुंदर युग था, स्वर्ण युग था। श्याम सुंदर का युग कैसा था, सुंदर युग था। ठीक है, तो स्वर्ण युग कौन कहेगा, श्याम सुंदर दास, और क्या स्वर्ण के काल में गिरे, स्वर्ण के काल में गिरे तो गिरियर्सन। ये डाउट्स वाला क्वेश्चन दोस्तों मैंने ये सुधार के आपको दिया है, ये वीडियो इसको देख लेना और सुधार लेना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वर्ण योग किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने, और स्वर्ण काल किसने कहा, गिरियर्सन ने। ठीक, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। डाउट्स नंबर 1, उर्वशी के रचनाकार कौन है। तब आपके मन में एक डाउट्स रहता है कि ये तो दिनकर की रचना है। ठीक है, एक डाउट्स रहता है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि एक रचना जयशंकर प्रसाद की भी उर्वशी है। ठीक है, यहां पर दोनों विकल्प आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपके विकल्प में ऐसे दोनों विकल्प नहीं दिए जाएंगे, जब आपका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा एक ही विकल्प आएगा। तो यहां पर डाउट्स में नहीं रहना, आपको क्या करना है, यहां पर अगर दिनकर ऑप्शन में आता है तो आप दिनकर लगाइए, और जयशंकर प्रसाद आता है तो जयशंकर प्रसाद लगाइए, क्योंकि उर्वशी की रचना दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने सबसे पहले की थी, फिर बाद में की थी दिनकर ने, और दिनकर को एक रचना के लिए दोस्तों क्या मिला था, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला था। कब मिला था, 1972 में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेना, यानी कि उर्वशी रचना इन दोनों रचनाकारों की भी, मतलब उर्वशी नाम से इन दोनों की रचना है। ठीक है, डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर। डाउट्स नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर क्या डाउट्स रहता है आपका, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है हिंदी का पाणिनि, और आप आंखें बंद करके लगाते कामता प्रसाद गुरु। ठीक है,
जबकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हिंदी का पाणिनि आपसे पूछा है अगर, तो आपको लगाना किशोरी दास वाजपेयी। अगर हिंदी का पाणिनि आपसे पूछा है तब आपका उत्तर होगा किशोरी दास वाजपेयी। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि, अगर आपसे हिंदी व्याकरण का पाणिनि पूछा है तो आप क्या लगाओगे, कामता प्रसाद गुरु। तो दो क्वेश्चन यहां से आपके डाउट्स वाले क्लियर हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता, तो आप क्या लगाओगे, किशोरी दास वाजपेयी। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता, तो आप लगाओगे कामता प्रसाद गुरु, है ना। फिर आपसे अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता, तो आपका उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र, आपको पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो डाउट्स नंबर 2 आपका यहां पर क्लियर होता है। बात कर लेते डाउट्स नंबर 3 की। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। अब यहां पर क्या डाउट्स रहता है दोस्तों, ये डाउट्स रहता है कि प्रयोगवाद का जब प्रवर्तन या प्रयोगवाद के जब प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया होगा, अज्ञेय ने। ऐसा आप मान बैठते अगर आपने नहीं पढ़ा तो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, नंद दुलारी वाजपेयी ने। सबसे पहले प्रयोग किया था इस प्रयोगवाद का किसने, नंद दुलारी वाजपेयी ने। लेकिन अगर यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आप लगाओगे क्या, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप लगाओगे नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, तो डाउट्स नंबर 3 आपका यहां से क्लियर हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों डाउट्स नंबर 4 की। एक राष्ट्रीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप आंखें बंद करके लगा देते माखनलाल चतुर्वेदी, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन क्या बोला, एक राष्ट्रीय आत्मा। तो राष्ट्रीय आत्मा अगर आपसे पूछा जाता तो आपका उत्तर होगा राजा राम शुक्ल, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा एक राष्ट्रीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता, तो आप लगाते राजा राम शुक्ल। अगर आपसे पूछा जाता कि एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता, तो आप क्या लगाते दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। तो जो दो प्रश्न डाउट्स वाले आते हैं, आपसे पूछा जाएगा एक भारतीय आत्मा किसे जाना जाता, तो आप माखनलाल चतुर्वेदी लगाना, और एक राष्ट्रीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता, तो आप क्या लगाओगे, राजा राम शुक्ल। तो डाउट्स नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर। ठीक है, डाउट्स नंबर 5 है ना, अपभ्रंश का भवभूति किससे कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो यहां पर दोस्तों दो चीजें बनती हैं। एक तो पूछा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, है ना, एक अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का भवभूति, यहां पर आपको कंफ्यूज हो जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता। तो याद रख लेना, अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है दोस्तों पुष्पदंत को। अब हमें काय की भभूति लगाना है, बोले सर हम पुष्प की भभूति लगाएंगे, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता, तो आप उत्तर लगाओगे पुष्पदंत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता, तो आप क्या लगाओगे, स्वयंभू, है ना। बोले हम तो स्वयं वाल्मीकि हैं, स्वयं वाल्मीकि, तो स्वयं से स्वयंभू और वाल्मीकि से वाल्मीकि। तो अब कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी भाषा किसने कहा। यहां पर दोस्तों बहुत सारा डाउट्स रहता है। डाउट्स कैसा रहता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, और दूसरा पूछा जाता है कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा, है ना। तो और दोस्तों कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तीसरा क्वेश्चन। इन तीन में डाउट्स रहते हैं। अब इस डाउट्स को अब आज हम क्लियर करते हैं। डाउट्स नंबर अपना फर्स्ट यही है कि कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी किसने कहा। तो तब ऐसा अगर पूछा जाए साधुक्कड़ी किसने कहा, तो आपको लगाना रामचंद्र शुक्ल, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। अब बोले सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है जब पंचमेल खिचड़ी बनेगी तो वो खराब बनेगी या फिर सुंदर बनेगी। बोले सर बहुत ही सुंदर पंचमेल खिचड़ी बनी, सुंदर बनेगी ना पंचमेल, तो श्याम सुंदर पंचमेल कहेंगे और रामचंद्र शुक्ल क्या कहेंगे, साधुक्कड़ी कहेंगे, है ना। ये आपको याद रख लेना। अब आपने देखा होगा राम वनवास गए थे साधु के भेष में, गए थे ना, तो साधुक्कड़ी कौन कहेगा, राम से रामचंद्र शुक्ल। पंचमेल खिचड़ी कौन कहेगा, श्याम सुंदर दास, है ना। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। तो डाउट्स नंबर 1 आपका यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है। डाउट्स नंबर 2 की बात करें, अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है? 4 विकल्प है, दिनकर, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती और रामविलास शर्मा। अब यहां पर दोस्तों कंफ्यूजन वाला सिस्टम रहता है। अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको यहां पर याद रख लेना दोस्तों कि अर्धनारीश्वर एक तो दिनकर की भी रचना है और दूसरा विष्णु प्रभाकर की भी रचना है। लेकिन आपको कैसे याद रख लेना दोस्तों, दिनकर का ये क्या है, निबंध है। दिनकर का ये क्या है, अर्धनारीश्वर निबंध है, जबकि विष्णु प्रभाकर का ये क्या है दोस्तों, उपन्यास है, ठीक है। इसको अपन को याद रख लेना है, दिनकर का क्या है, निबंध, विष्णु प्रभाकर का क्या है, उपन्यास। तो अर्धनारीश्वर दोस्तों इस प्रकार से अगर रचना पूछी जाएगी, अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है, तो ये दोनों नहीं दिया जाएगा, किसी में से दोनों में से एक दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर निबंध की रचनाकार कौन है, तब अगर दोनों भी दिया जाएगा तो आपको उत्तर लगाना है दिनकर। आपसे पूछा जाएगा अर्धनारीश्वर उपन्यास की रचनाकार कौन है, दोनों भी दिया जाएगा तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर क्या है, उपन्यास, और दिनकर जी का क्या है, निबंध, ठीक है। तो ये डाउट्स नंबर 2 आपका क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आते त्रिशंकु के रचनाकार कौन है। ये त्रिशंकु कई बार रचना पूछी गई दोस्तों, त्रिशंकु, त्रिशंकु के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो त्रिशंकु देखो तीनों की रचना है दोस्तों, अज्ञेय की भी रचना है, ब्रजमोहन सिंह की भी रचना है और मन्नू भंडारी की रचना भी त्रिशंकु है। अब आप लोग पढ़ते कि सर त्रिशंकु रचना आती है, कभी आप मन्नू भंडारी बता देते हो, कभी अज्ञेय बता देते हो, लेकिन आज का जो डाउट है वो आपका आज क्लियर होना चाहिए, है ना। अज्ञेय जी का त्रिशंकु क्या है, निबंध है। अज्ञेय जी का त्रिशंकु क्या है दोस्तों, निबंध है, ठीक है। ब्रजमोहन सिंह का त्रिशंकु क्या है, नाटक है, नाटक है, ठीक है। मन्नू भंडारी का त्रिशंकु क्या है, कथा संग्रह या कहानी संग्रह है, ठीक है। तो यहां पर आपको डाउट्स नहीं करना। आपसे अगर पूछा जाए कि त्रिशंकु कहानी संग्रह की लेखिका कौन है या लेखक कौन है, तो मन्नू भंडारी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए त्रिशंकु नाटक किसका है, तो आप बताओगे ब्रजमोहन सिंह। त्रिशंकु दोस्तों निबंध किसका है, तो आप क्या बताओगे, अज्ञेय जी का। और नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि त्रिशंकु के रचनाकार कौन है, तो 3 में से विकल्प में एक आपके विकल्प में दिया जाएगा, या तो अज्ञेय होगा या ब्रजमोहन सिंह या मन्नू भंडारी। इन 3 में से एक आपके विकल्प में होगा, तीनों कभी नहीं होगा, ठीक है। तो त्रिशंकु निबंध किसका, अज्ञेय। त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन सिंह, है ना। त्रिशंकु दोस्तों कहानी संग्रह मन्नू भंडारी, ठीक है। तो डाउट्स नंबर दोस्तों अपना ये क्लियर होता है ना। सभी का डाउट्स इसी प्रकार से दोस्तों कई वीडियो आने वाले हैं डाउट्स वाले, जिनको अपन क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार प्रथम है ना, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन माना जाता है, प्रथम, ठीक है। तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन माने जाते हैं, तब यहां आपका डाउट्स रहता है वृंदावन लाल वर्मा में और किशोरीलाल गोस्वामी में, है ना। जबकि दोस्तों आपको पता है हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार जो माने जाते हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी माने जाते हैं। जबकि अगला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। ऐतिहासिक कहानी के जनक कौन माने जाते हैं, वृंदावन लाल वर्मा। जबकि हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं कौन, किशोरीलाल गोस्वामी, है ना। तो इसको याद रख लेना, इसका उत्तर आपका क्या होगा, हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी। जबकि हिंदी के प्रथम कहानी, हिंदी की दोस्तों ऐतिहासिक कहानी के जो जनक माने जाते, ऐतिहासिक कहानी के जो जनक माने जाते वो वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है, याद रख लेना। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक वृंदावन लाल वर्मा, ऐतिहासिक दोस्तों उपन्यास की परंपरा का जनक किशोरीलाल गोस्वामी, या हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार जो माने जाते वो किशोरीलाल गोस्वामी। तो डाउट्स आपका यहाँ पर क्लियर होता है दोनों का, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है। दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, कठिन काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि दोस्तों काव्य अगर पूछा जाए
तो काव्य का प्रेत आपका उत्तर होगा केशव दास। और अगर काव्य की जगह गद्य पूछा जाए तो गद्य में आपका उत्तर होगा अज्ञेय। कॉमन सेंस कैसे लगाओगे? बोले सर केशव दास ने काव्य ही लिखा है, केशव दास ने क्या काव्य रचना ही की है, तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को ही कहा जाएगा। जबकि दोस्तों अज्ञेय ने आपने काव्य रचना भी की है ना, गद्य में भी इन्होंने दोस्तों रचनाएं की हैं। तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास। दो क्वेश्चन यहां पर डाउट्स वाले बनते हैं और दोनों क्वेश्चन आते परीक्षा में हमेशा गलत होते हैं डाउट्स में। कठिन काव्य, तो काव्य किसने लिखा? केशव दास ने, तो केशव दास है ना। कठिन गद्य, तो गद्य दोस्तों अज्ञेय है ना, याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और केशव दास रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपको पता है डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने केशव दास को ही रीति काल का प्रवर्तक माना। अगर यहां से भी क्वेश्चन आता है रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उत्तर होता है केशव दास है ना। अगर पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना, तो आपका उत्तर हो जाता है चिंतामणि है ना। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि नगेंद्र ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना, तब आपका उत्तर होता है केशव दास है ना। तो अपना कि सन्यासी किसकी रचना है, सन्यासी किसकी रचना है। अब दोस्तों यहां पर आपसे आपको क्या है कंफ्यूज होता है अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ईलाचंद जोशी की भी रचना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की भी रचना है, लेकिन इसकी विधा क्या है वो देखना है अपन को। ईलाचंद्र जोशी की जो सन्यासी रचना है इसकी विधा है दोस्तों उपन्यास, यानी कि ये ईलाचंद जोशी का क्या है उपन्यास है, जबकि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या है नाटक। ये नाटक आपको पता है, बोले सर लक्ष्मी के नाटक में है ना, लक्ष्मी का नाटक छोड़ के लोग क्या बन जाते हैं सन्यासी बन जाते, लक्ष्मी का नाटक। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र नाटक से नाटक है और सन्यासी बन जाते, तो सन्यासी इनका नाटक है ना। ईलाचंद जोशी का ये सन्यासी क्या है उपन्यास, ठीक है, इसको देखेंगे। अब दोस्तों दूसरा आपका डाउट से मुक्ति पथ ये किसकी रचना है। अब मुक्ति पथ के बारे में दोस्तों आपको दिख रहे होंगे उदय शंकर भट्ट, ईलाचंद जोशी और अभय मौर्य, ये तीन लोगों की रचना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि उदय शंकर भट्ट की भी रचना है, ईलाचंद जोशी की भी है, अभय मौर्य की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुक्ति पथ नाटक किसका है, तो आपका उत्तर उदय शंकर भट्ट होगा। आपसे पूछा जाएगा मुक्ति पथ उपन्यास किसका है, तो उपन्यास दोस्तों ईलाचंद्र जोशी का भी है और अभय मौर्य का भी उपन्यास ही है इसी नाम से। तो मुक्ति पथ उपन्यास ईलाचंद जोशी और दोस्तों अभय मौर्य, इसको आपको याद रख लेना। उदय शंकर भट्ट का मुक्ति पथ क्या है नाटक है, ईलाचंद जोशी का क्या है उपन्यास है, अभय मौर्य का क्या है उपन्यास है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि मुक्ति पथ उपन्यास किसका है, तो इन दो में से एक ऑप्शन में मिलेगा, या तो ईलाचंद जोशी या फिर अभय मौर्य, ठीक है, इसको याद रखना। अब दोस्तों पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है। एक रचना आती है दोस्तों पंचवटी, एक आती है पंचवटी और एक रचना पूछी जाती है पंचवटी प्रसंग, ठीक है। तो पंचवटी ये तो आपको पता है कि पंचवटी ये जो रचना है ये क्या है दोस्तों खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का। लेकिन पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग के रचनाकार कौन है, तो वो है निराला, ठीक है। आपको पता है निराला छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो पंचवटी प्रसंग निराला और मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी। आज से दोस्तों आपका ये डाउट्स भी क्लियर, अब याद रख लेना पंचवटी निराला, पंचवटी प्रसंग, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी प्रसंग निराला, ठीक है। फिर यहां पर बात करते वापसी किसकी रचना है, वापसी। तो वापसी के बारे में दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा, ऊषा प्रियंवदा, ये तो सबको पता है कि वापसी ऊषा प्रियंवदा की क्या है कहानी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वापसी एकांकी किसकी है, तो आपको क्या बताना है, वापसी एकांकी की रचनाकार उदय शंकर भट्ट, वापसी कहानी ऊषा प्रियंवदा, ठीक है, इसको याद रख लेना। और आपसे नॉर्मल पूछा जाए वापसी किसकी रचना है, तो इन दो में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो ऊषा प्रियंवदा या उदय शंकर भट्ट, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। डाउट्स क्लियर। इसी प्रकार से दोस्तों आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपका अगला डाउट से रस विमर्श किसकी रचना है, रस विमर्श के लेखक कौन है, तो यहां तो सीधा सीधा है दोस्तों, रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी, रश्मि मानसा रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, है ना। कई बार पूछा गया
कि डॉक्टर नगेंद्र, इनकी रचना कौन सी है? रस सिद्धांत। रामचंद्र शुक्ल, रश्मि मानसा, है ना। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, रस विमर्श। तो ये भी डाउट्स आपका क्लियर होता है, इन डाउट्स को भी अपन को क्लियर करना है, ठीक है। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अब देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न में बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक तो कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक ने ही स्वच्छंदतावाद का सबसे पहले प्रयोग किया होगा, ये ऐसा मानना हो जाता, लेकिन नहीं, डाउट्स क्या है? श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, लेकिन स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था मुकुटधर पांडे ने। अपन पढ़ते ना कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। ऐसे ही स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी मुकुटधर पांडे ने ही किया था। और दोस्तों, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते श्रीधर पाठक। इनको आपको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। इन्हें आपको पता है प्रकृति का उपासक कभी भी कहा जाता है, किसे? श्रीधर पाठक को। एक क्वेश्चन आता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का चितेरा कवि कैसे कहा जाता है? लोग लगा देते आंखें बंद करके पंत। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि प्रकृति का उपासक कवि किसे कहा जाता है? तब दोस्तों फिर भी लगा देते पंत। अब नहीं लगाना। प्रकृति का उपासक कवि श्रीधर पाठक, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक, है ना। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। डाउट्स नंबर 2, फूलों का गुच्छा की रचनाकार कौन है? यहां दोस्तों 61 फंस जाती है। फूलों का गुच्छा और फूलों का कुर्ता। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फूलों का कुर्ता ये किसकी रचना है? तो फूलों का गुच्छा रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। लेकिन यहीं पर आपसे फूलों का कुर्ता पूछ लिया जाता, तब भी आप कंफ्यूज हो जाते। फूलों का कुर्ता यशपाल, और जो फूलों का कुर्ता पहनेगा उसका यश बहुत होगा, बहुत, है ना, यश होगा, तो यशपाल। फूलों का कुर्ता यशपाल, फूलों का गुच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको अपन को याद रख लेना है। अब दोस्तों ये डाउट्स नंबर अपन 3, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अब यहां भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, और प्रथम की जगह कवि पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, तो क्या होता है? कंफ्यूजन। बोले हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो उत्तर लगाते सरहपा, है ना। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, तो आपको उत्तर लगाना है चंद्रवरदाई, ठीक है। चंद्रवरदाई आपका सही उत्तर होगा। हिंदी का प्रथम महाकवि पूछा तो चंद्रवरदाई, हिंदी का प्रथम कवि पूछा तो सरहपा, ठीक है। और हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना किसने? राम कुमार वर्मा ने। यह भी आपको याद रख लेना, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना? सरहपा को, ठीक है। अगला डाउट्स, अगला है योगधार के रचनाकार कौन है? योगधार। अब यहां से 2 रचनाएं आती हैं दोस्तों, एक तो पूछी जाती है योगधार और दूसरी पूछी जाती है योगधारा। अब इनको आपको दोस्तों क्या करना है? अच्छे से पढ़ लेना है। योगधारा, बोले योग की धारा में नांग बह गया। कौन बह गया? योग की धारा में, योग की धारा में नांग बह गया। तो याद रख लेना, तो योग की अगर धारा आ की मात्रा लगी हो, धारा की बात हो तो उत्तर हो जाएगा नागार्जुन, और धार की बात हो तो सोहनलाल द्विवेदी। योगधार, योगधार के लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। योगधारा के लेखक कौन है? नागार्जुन, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर। योगधार पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे? सोहनलाल द्विवेदी। योगधारा पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे? नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम क्या था पता है? वैद्यनाथ। किसका? नागार्जुन का। और वैद्यनाथ द्विवेदी आपको पता है किसका नाम था? उपनाम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम भी वैद्यनाथ द्विवेदी था, है ना। ये भी याद रख लेना। नागार्जुन यात्री नाम से लिखते थे दोस्तों मैथिली में, ये भी याद रखेंगे। तो आपने क्या याद किया? योगधारा नागार्जुन, योगधार सोहनलाल द्विवेदी। क्लियर। अगला डाउट्स, अगला डाउट से समय देवता के रचनाकार कौन है? तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन लगाना, बताइए। अगर आपको बनता है तो उत्तर जरूर बताएं। समय देवता के रचनाकार कौन है? तब दोस्तों आपका राइट आंसर होता है कि समय देवता के संरचनाकार कौन है? नरेश मेहता। लेकिन एक क्वेश्चन यही और पूछा जाता है, साहित्य देवता। एक पूछा जाता है साहित्य देवता, साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों ये साहित्य देवता क्या है? निबंध है। और ये निबंध किसका है? मैंने आपको कई बार बताया
कि साहित्य देवता को माखन खवाना है और समय देवता है इसलिए लोग नरेश बन जाते हैं। बोले वो नरेश बन गया, बोले समय देवता है ना। तो समय देवता ये लंबी कविता है दोस्तों, किसकी? नरेश मेहता की। और साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कंफ्यूजन है, कंफ्यूज नहीं होना। समय देवता नरेश मेहता और साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ना है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है ना। और दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। दोनों में कंफ्यूज, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही। कभी कभी कलम का सिपाही लगा पूछा जाता है तो हम कलम का मजदूर उत्तर लगा आते हैं, और कभी कभी कलम का मजदूर पूछा जाता है तो कलम का सिपाही उत्तर लगा आते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसको देखो दोस्तों, यहां पर दिया कलम का मजदूर, तो कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? ये दोस्तों दोनों ही जीवनियां हैं और दोनों ही जीवनी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है ना। तो ये कलम का मजदूर ये जीवनी के लेखक कौन है? मदन गोपाल, है ना। और दोस्तों एक पूछा जाता है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ठीक है। तो कलम का सिपाही जीवनी एक किसने लिखी? अमृत राय ने, है ना। आपको पता होगा प्रेमचंद के पुत्र का नाम था अमृत राय। प्रेमचंद जी का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय नाम से। प्रेमचंद इन्हें नाम दिया किसने? दया नारायण निगम ने, ठीक है। अब दोस्तों इनके पुत्र का नाम था अमृत राय। इन्होंने जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही, याद रख लेना। अब डाउट्स में करती है कौन सी? कलम का मजदूर। अब कलम का मजदूर को याद कैसे रखना है? यहां पर आया मां से मजदूर और मां से मदन गोपाल। इतना बस आपको याद रख लेना कि सर मां से मजदूर आता है और मां से इसका उत्तर मदन गोपाल आता है। बाकी आप कलम का सिपाही अपने आप उत्तर लगा के आओगे कि अमृत राय की है। डाउट्स को क्लियर करने के लिए इतना याद रख लेना। तो डाउट्स नंबर 1 क्लियर, कलम का मजदूर मदन गोपाल, कलम का सिपाही अमृत राय, ठीक है। अगला डाउट्स आपको होता है मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी जीवन यात्रा, यहां दोस्तों आपको डाउट्स होता है दो लोगों की रचना, दो लोगों की आत्मकथा इसी नाम से। कौन कौन की? एक तो राहुल सांकृत्यायन की है और एक है दोस्तों किसकी? एक है जानकी देवी बजाज की, ठीक है, जानकी देवी बजाज। तो आपको याद रख लेना कि एक राहुल सांकृत्यायन ऑप्शन में 2 नहीं आएगा। और जब आपसे इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है, तो या तो ऑप्शन में राहुल सांकृत्यायन होगा या जानकी देवी बजाज होगा, ठीक है। तो आपको याद रख लेना, बोले मेरी जीवन यात्रा बजाज गाड़ी से प्रारंभ हुई। कौन सी गाड़ी? बजाज गाड़ी से। नहीं तो ऐसा कर लेना, बोले मेरी नहीं, मेरी जानकी जीवन यात्रा बजाज गाड़ी से प्रारंभ हुई थी, ऐसे याद कर लो, ये जल्दी याद हो जाती। तो जानकी देवी बजाज, ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन। तो डाउट नंबर 2 आपका क्लियर, दोनों की आत्मकथा एक ही नाम से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्ध कथा किसकी आत्मकथा है? अर्ध कथा और अर्ध कथानक, है ना। इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं तो अर्ध कथानक एक दोस्तों बनारसी दास जैन की है। आपको पता होगा हिंदी की प्राचीन आत्मकथा मानी जाती है। कौन सी? अर्ध कथानक, ठीक है, अर्ध कथानक ये बनारसी दास जैन की। और कहीं कहीं इसको आपको अर्ध कथा लिखा भी मिल जाएगा बनारसी दास जैन की, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक भी है और अर्ध कथा भी लिखा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अर्ध कथा एक नगेंद्र की भी आत्मकथा है। अब इसमें अपन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन में होता है बनारसी दास जैन ना होकर के बनारसी दास चतुर्वेदी होता है, तो हम क्या लगा देते? बनारसी दास चतुर्वेदी ही लगा देते, जैन और चतुर्वेदी में वो हो जाता है ना। तो याद रख लेना अर्ध कथानक हिंदी की प्राचीन आत्मकथा मानी जाती है, ये बनारसी दास जैन की है ना। और अर्ध कथा ये डॉक्टर नगेंद्र की दोस्तों है। और बनारसी दास जैन और बनारसी दास चतुर्वेदी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो आपका यहां पर डाउट्स क्लियर कि सर बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक, डॉक्टर नगेंद्र की अर्ध कथा, और दोस्तों यहां पर बनारसी दास जैन और बनारसी दास चतुर्वेदी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? यहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, आप बिल्कुल लगाते हो उदंत मार्तंड। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तब भी आप उदंत मार्तंड लगाते हो, ऐसा नहीं करना।
आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, आप क्या लगाओगे, उदंत मार्तंड। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आप क्या लगाओगे, उदंत मार्तंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो आपको उदंत मार्तंड नहीं लगाना, क्योंकि जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र था वो था कौन सा, समाचार सुधावर्षण, है ना। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। ठीक है, इसको याद रख लेना दोस्तों, श्याम सुंदर सेन, ये समाचार सुधावर्षण। ठीक है, और उदंत मार्तंड ये आपको याद रख लेना। ठीक है, ये दोस्तों ये हिंदी का प्रथम है ना, और ये साप्ताहिक है, और ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। डाउट्स क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, मिट्टी की बारात। अब यहां पर दोस्तों कंफ्यूज आपके लिए होता है, एक तो ए कि कुछ लोग बोलते हैं सर शिवमंगल से सुमन की रचना है, बिल्कुल है। कुछ लोग बोलते हैं त्रिलोचन की रचना है, बिल्कुल है, दोनों की रचना है दोस्तों ये। ठीक है, आपको याद रख लेना है कि सर ये मिट्टी की बारात जो है ये शिवमंगल से सुमन का कविता संग्रह है ना, जबकि त्रिलोचन की ये क्या है, कविता है। याद रख लेना, मिट्टी की बारात। कभी आपसे पूछा जाए कि मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, तो आपका ऑप्शन में एक ही होगा अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। या आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी की बारात कविता संग्रह के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर शिवमंगल से सुमन होगा, चाहे ऑप्शन में त्रिलोचन भी हो, है ना। या आपसे पूछा जाए मिट्टी की बारात कविता के लेखक कौन है, कविता के कवि कौन है, कविता के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन। इस प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा जाता है, तो मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन दो में से आपका एक ही ऑप्शन आएगा, क्या तो शिवमंगल से सुमन या फिर त्रिलोचन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की रचना है दोस्तों मिट्टी की बारात। कंफ्यूज दूर, है ना, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहां पर अपन रोज ये अपना डाउट सेशन चलता है, डाउट्स अपन क्लियर करते हैं। यहां पर अपन ने हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र को पढ़ा, मिट्टी की बारात को देखा, है ना, और दोस्तों जीवनी देखी अपन ने, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, इनका डाउट्स क्लियर किया। तो ऐसे ही दोस्तों अनेकों वीडियो आने वाले हैं, आपको बस क्या करना है, ऐसा ही सेशन अपना चलता है और बढ़िया से बढ़िया दोस्तों आपको कोर्स कराया जाता है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर। आपको कुछ नहीं करना है, आप दोस्तों अगर हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस से आपको जरूर जुड़ना है। आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड आप कर लेते हो दोस्तों, तो आपको वहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया, उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, उसमें आपको लेना तो ले सकते हो। 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, उसमें अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अपना आकलन करना है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो बम्पर तरीके से दोस्तों आपको जहां पर यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है इस चैनल्स के माध्यम से, वहीं ऐप पर भी दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जहां पर ट्रिकी वीडियो, विस्तृत अध्ययन, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़े, नीचे नंबर चल रहा है तो नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।